करते हैं, मानते हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। फटाफट से जवाब देंगे आप पोल में और बताएंगे। हाँ, फटाफट से बताओ। अभिकथन क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कहता है शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। यानी टीचर्स शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, के बच्चों में विभिन्नताएं पाई जाएंगी। मुझे कुछ और पसंद होगा, निशा को कुछ और पसंद होगा, किसी को कुछ और पसंद होगा। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें कोई सब्जेक्ट ज्यादा पसंद होगा, कोई टीचर ज्यादा पसंद होगा, दूसरे होंगे जिन्हें कुछ और पसंद होगा। तो विभिन्नताएं होती हैं बच्चों की इंटरेस्ट में, नीड में, उनके एप्टीट्यूड, उनके एटीट्यूड में। ये बात सही है। एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू केटर टू नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आपको 30 बच्चे हैं अगर क्लास में, जो रेशो है आरटी के अकॉर्डिंग, तो होने नहीं चाहिए एक रेशो 40 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन कई बार होते हैं। तो मान लीजिए 30-40 बच्चे हैं क्लास में, सबका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, सीखने का तरीका, सीखने की स्पीड, पेस ऑफ लर्निंग डिफरेंट होगा। ये बात सही है, ट्रू है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर को सभी का ध्यान रखना है, धीमे सीखने वाले का भी, तेज सीखने वाले का भी। रीजन क्या है इसका? कोलैबोरेशंस, ग्रुप वर्क्स एंड इंटरेक्शंस अमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड व्हाइल टीचिंग अ क्लास ऑफ डाइवर्स लर्नर्स। यानी शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। मतलब विविध पृष्ठभूमि के अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग घर में भाषाएं बोली जाती हैं, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कुल मिलाकर के, तो इनको अवॉइड कर देना चाहिए। जब डाइवर्स क्लास मतलब विविधता वाले बच्चे हैं, तो वहां कोलैबोरेट ना कराएं, ग्रुप में ना सिखाएं। क्यों ना सिखाएं भाई? ग्रुप में तो बच्चा अच्छा सीखता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपकी फॉल्स है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आर जब ठीक ही नहीं है, अब इसके लिए क्या चेक करें? इसमें 3 स्टेप होते हैं। ए आर वाले क्वेश्चंस में, ये जो असर्शन, कथन, कारण वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें 3 स्टेप होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सिंपल। ए आर, आपको पहले देखना है क्या असर्शन राइट है कि रॉन्ग है, सही है कि गलत है, ये आपको पता करना होगा। फिर आप रीजन पढ़ते हैं इसका, फिर आप देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है या गलत है, तो वो पता करेंगे। फिर थर्ड स्टेप है कि क्या ये रीजन इस कथन के लिए सही है, क्या ये कारण इस असर्शन के लिए सही है ना? ऐसा हो सकता है कि दोनों आपस में अलग अलग सही हो बट एक दूसरे के लिए सही ना हो। समझ रहे हो ना बात? तो अगर हम बात करें यहां पे, तो फिर थर्ड स्टेप होता है क्या ये रीजन इस असर्शन के लिए ठीक है या नहीं। तो ये 3 स्टेप की प्रोसेस होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिसमें से अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो दोनों गलत हो गए। अब आपको पता है पहला ठीक है बट इसका रीजन ठीक नहीं है, इसके लिए रीजन अपने आप में गलत है, तो फिर ठीक है या नहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो यहां पे सिंपल है कि रीजन ही गलत हो गया, तो ए तो सही है बट आर फॉल्स है। सिंपल, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बात ठीक है नहीं है? इतनी बात क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, सिंपल एज दैट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स। देखिए करेक्टली लिखा हो, अवॉइड लिखा हो, नॉट लिखा हो, इन बातों को ध्यान से पढ़ना है। अगेन अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, आधा काम आपका क्वेश्चन का खत्म हो जाता है, अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है क्वेश्चन को। ठीक, देखिएगा फटाफट से देखिएगा, समझते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगर हम देखें यहां क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू केटर टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। डाइवर्स ग्रुप एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, यानी विविध विद्यार्थी, यानी डिफरेंट क्षमताएं, इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थी होंगे क्लास में। तो छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण है, यानी जहां बच्चों की संस्कृति का ध्यान रखा जा रहा है, बच्चों की नीड्स, उनके इंटरेस्ट, वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इनका ध्यान रखा जा रहा है। भेदभाव नहीं, ध्यान रखा जा रहा है, उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो किस चीज का ध्यान रखना है? इंटेंशनल, सुविचारित, यानी प्रॉपर एक अच्छे इंटेंशन से आपने प्लान किया हुआ हो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, लेसन प्लानिंग की हुई हो। अडेप्टिव, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, वातावरण के अनुसार, कल्चर के अनुसार आप अडेप्ट कर लें, ऐसे एग्जांपल्स दें जो बच्चों के जीवन से जुड़ पाए। ठीक है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है, विभेदी अनुदेशन, अलग अलग बच्चे की नीड इंटरेस्ट के हिसाब से आप वेरिएशन ला पाए अपने टीचिंग में। ठीक। स्टैंडर्डाइज्ड एकदम खराब शब्द है, मानकीकृत सुनने में अच्छा लगता है स्टैंडर्ड, बट काम का नहीं है आपके क्लासरूम में, क्योंकि ये है सेम फॉर ऑल। और जबकि आप सबके लिए सेम मेथड मत इस्तेमाल कीजिए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट लर्नर्स ये होना चाहिए, जो कि डिफरेंशिएटेड में होता है। तो ये तीनों बातें सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4, देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। पियाजे के अनुसार
बच्चे कैसे अलग होते हैं अडल्ट से, ये क्लासिक क्वेश्चन है सीटेट का। इसको क्वेश्चन ऑफ सीटेट, है ना, या जो भी आप कहना चाहें, है ना, ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीटेट आप इसको घोषित कर सकते हैं। जीवन पर्यंत आता ही रहा है, जब से जीवन पर्यंत मतलब सीटेट शुरू हुआ है 2011 से, पता नहीं कितनी बार रिपीटेडली आया है, चाहे वो ऑनलाइन क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑनलाइन पेपर हो, ऑफलाइन पेपर हो, ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता, ये पूछा जाता रहा है टाइम एंड अगेन। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? सिंपल बात है, पियाजे ये कह रहे हैं बच्चे बड़ों से अलग कैसे हैं, इतनी बात बता दो, बाकी सारी बातें गई तेल लेने। ठीक, तो फटाफट से बताना है कि बच्चे वयस्कों से कैसे भिन्न हैं, किसकी भाषा में? पियाजे की भाषा में। भैया पियाजे ये कह रहे हैं कि आप खुद पहचानो, फिर आगे बात करेंगे। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चे बड़ों से कैसे अलग हैं का यहाँ पे सिंपल मतलब है उनकी थिंकिंग प्रोसेस कैसे अलग है। ठीक, तो चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट, बच्चों की जो सोच है, उनका चिंतन है, वो वयस्कों से गुणात्मकता में भिन्न है, क्वालिटी में डिफरेंट है। हमें क्या पता, अभी हम 3 ऑप्शन और पढ़ेंगे फिर बताएंगे आपको, है ना। सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। कभी भी पहला ऑप्शन देख करके टिक मार के आगे नहीं बढ़ जाना है, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है उससे बेहतर ऑप्शन कहीं अवेलेबल हो। ये फंडा जीवन में अप्लाई नहीं करना है कि इंसान सही लग रहा है, पसंद आ गया, फिर उसके बाद अभी रुकना है, नहीं और बेहतर ऑप्शंस देखेंगे, है ना। वो अरेंज मैरिज का अलग गेम नहीं खेलना, इधर आ जाओ, है ना। देखो एक बार, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, यानी क्वांटिटी में कि बच्चे ज्यादा सोचते हैं, बड़े कम सोचते हैं, या बड़े ज्यादा सोचते हैं, बच्चे कम सोचते हैं। क्या ऐसा है? अभी देखेंगे। चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स व्हाइल अडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट, यानी बच्चे तो भाई डिपेंडेंट होते हैं, बात सोच की चल रही है, डिपेंडेंट सोचने में थोड़ी डिपेंडेंट होंगे कि मम्मी पापा जो कहेंगे वही सोचेंगे, बच्चे कुछ और भी सोच सकते हैं भाई। फोर्थ है अडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल देन चिल्ड्रन, यानी बच्चों की तुलना में वयस्क तो बस क्या बताएं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है, पियाजे कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो क्वालिटी में डिफरेंट सोचते हैं, यानी अमाउंट सेम है, चाहे वो बच्चों की सोच की हो, चाहे वो बड़ों की सोच की हो, मात्रा सेम है, प्रकार अलग है, यानी काइंड अलग है। ठीक, कैसे अलग है? अब हम सिंपल बात यहां पे करेंगे, जो अमाउंट है, सोच की जो मात्रा है, अमाउंट और काइंड कहते हैं इसको, प्रकार। अमाउंट सेम है, जितने थॉट्स, मतलब जितना आप सोच रहे हैं, जितने थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, बच्चे के दिमाग में भी आते हैं। आपकी सोच की क्वालिटी डिफरेंट है, काइंड डिफरेंट है, यानी प्रकार अलग है। आपका दिल टूटा है, आप उस पे सोच रहे हैं, बच्चे का खिलौना टूटा है, वो उस पे सोच रहा होगा, मतलब क्वालिटी में अंतर है बच्चे की और आपकी सोच की। ठीक है ना। अब ये मत कहना हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अब देख लो किसकी अच्छी क्वालिटी। तो अमाउंट सेम है, क्वांटिटी सेम है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, क्वांटिटी इज सेम, है ना, मात्रा में कोई अंतर नहीं है एज पर पियाजे, लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है, गुणवत्ता में डिफरेंस है। हो सकता है आप किसी थियरी पे विचार कर रहे हो और बच्चा विचार कर रहा हो कि ये पेड़ से फल नीचे क्यों आ रहा है ना, न्यूटन बन जाए क्या पता बच्चा, बादल चल क्यों रहे हैं, ये चांद मेरे साथ साथ घूमता है क्या। तो बच्चे की सोच तो चल रही है, उसकी भी क्वांटिटी तो है ही, मात्रा तो बराबर है, लेकिन क्वालिटी में अंतर है, गुणवत्ता में अंतर है, प्रकार में अंतर है। ठीक है ना। तो ये कहानी है जो पियाजे कहते हैं कि बच्चों की सोच क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है, यानी अमाउंट तो सेम है, क्वांटिटी तो सेम है, बट काइंड में अंतर है, काइंड में सेम नहीं है, सोच क्वालिटी में सेम नहीं है वयस्कों से। सिंपल बात सही है या नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए खैर, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी, आप करियर ऐप डाउनलोड करके वहां सिलेबस की पीडीएफ तो फ्री ही मिल जाएगी ऑफ कोर्स। ठीक, तो क्वांटिटी में अंतर होता है, क्वालिटी में नहीं, यानी क्वांटिटी मतलब मात्रा तो सेम है, जितना आप सोच रहे हैं उतना बच्चा भी सोचता है, क्वालिटी गुणवत्ता डिफरेंट है, प्रकार डिफरेंट है, वो अलग मुद्दों पे सोचता है, आप अलग मुद्दों पे सोचते हैं। ठीक, चलिए खैर, तो यहां पे समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे डिपेंडेंट हैं या वो क्वांटिटी में अंतर, नहीं, क्वांटिटी या अमाउंट में अंतर नहीं है, क्वालिटी में अंतर है, सिंपल एज दैट। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, Which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking? यानी आप एक शिक्षक हैं जो बच्चों को या अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स कौन सी होती हैं? थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, रिफ्लेक्ट करना, प्लान करना, रिव्यू करना, यानी आपके दिमाग के थोड़ा खर्चा यहां पे होता है थिंकिंग प्रोसेस का। थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, ये मेटाकॉग्निशन है, परासंज्ञान, संज्ञान के परे जाकर के सोचना।
ठीक, विकसित करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में अधिक बेहतर साबित होगी, फटाफट से बताइए। तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद समराइज्ड नोट्स फॉर असाइनमेंट, यानी बच्चों को नोट्स दे दो तो वो कहां पे चिंतन पे थोड़ी ज्यादा जोर पड़ेगा, नोट्स मिल गए आपने पढ़ लिए याद कर लिए, तो इसमें तो ऐसा नहीं है। जहां दिमाग पे ज्यादा जोर पड़े, जहां सबसे ज्यादा सोचना पड़े, वही ऑप्शन मेटाकॉग्निशन के केस में सही होगा। सेकंड है असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्स मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, जहां पे ये वर्ड मेमोराइजेशन, रिकॉल, रटना, याद करना ये मिल जाए वो एकदम एक्टिव नहीं होता बच्चा, और जहां बच्चा एक्टिव नहीं होता वो ऑप्शन खराब होता है, सिंपल। थर्ड है गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, छात्रों को आप सिर्फ उनके प्रदर्शन पे गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने की बजाय कि बेटा यहां ऐसे बेहतर कर सकते हो, उसकी बजाय सिर्फ नंबर दे रहे हो, तो नंबर दे देने से कुछ इंप्रूव नहीं हो जाएगा, आपको फीडबैक भी देना है। फिर आता है फोर्थ ऑप्शन एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्टिंग, ये सब मेटाकॉग्निशन के स्टेप्स हैं, मैंने आपको नोट्स में भी दिए हुए हैं और जब हम डिस्कस करते हैं वहां पे भी ये बात हुई। आज मेटाकॉग्निशन भी ऐड कर लेना वो टर्म्स वाले उसमें, है ना। एक टर्म्स की वीडियो हम बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं, अलग एक पूरी सीरीज चलाने वाले थे, बट अभी सीटेट आ गया है तो कोशिश करेंगे कि लिमिटेड टाइम में बता दें। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, फोर्थ ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, वाइगोत्स्की के बारे में है सवाल। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, यानी वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में क्या संबंध है। अब ये भाषा और विचार अपने आप में एक टॉपिक है आपका, एक नंबर में पूछा जाता है। अब ये आपको प्याजे में भी पढ़ना है, ये अलग से भी पढ़ना है। प्याजे और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं लैंग्वेज एंड थॉट पे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो लैंग्वेज एंड थॉट लेव वाइगोत्स्की के ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है जो क्लासिक क्वेश्चन कह सकते हैं, सीटेट के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से ये आएगा। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको लेव विद आंसर्स टेलीग्राम पे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है बताइए। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि प्याजे क्या कहते हैं उसको लैंग्वेज एंड थॉट पे, और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये तो बात वाइगोत्स्की कहते हैं, और बाद में वो इंटर रिलेटेड हो जाते हैं ये भी कहते हैं, तो ये इनिशियली तो ठीक लग रही है। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। लैंग्वेज डज नॉट शेप थॉट, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज थॉट शेप लैंग्वेज, ये तो प्याजे कह रहे हैं एक बार को, दोनों के साथ जाना है हमें कि दोनों किस बारे में मानेंगे। तो लेव वाइगोत्स्की लिखा है यार, दोनों नहीं लिखा है, सिर्फ वाइगोत्स्की देखना है हमको, सिर्फ वाइगोत्स्की देखना है। तो लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बात सही थी, लेकिन यहां पे ये भी लिखा होना चाहिए था इन दी इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के 2-3 साल, शुरुआती सालों में भाषा और विचार अलग अलग चलते हैं, पैरेलली समानांतर चलते हैं, बाद में मर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही बनता है वैसे कि लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्सली यानी जटिल रूप से आपस में जुड़ा हुआ है भाषा और विचार। भाषा मदद करती है विचार में, विचार मदद करता है भाषा में, दोनों इंटरमिंगल्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं, मर्ज हो जाते हैं एक दूसरे में। पहले लैंग्वेज अलग चलती है, विचार अलग चलता है, फिर ये थॉट और लैंग्वेज मर्ज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ टीचर आस्क्स हरसेल्फ हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरमेंट एंड एनालाइज देयर क्लासिफिकेशन स्कीम्स, व्हिच इंटेलिजेंस इज शी यूजिंग टू ट्राई टू प्रमोट इन स्टूडेंट्स। मतलब कौन सी इंटेलिजेंस को प्रमोट करना चाहती हैं टीचर जब वो ये कह रही हैं कि ये गार्डनर की जो 8 प्रकार हैं बुद्धि के, उनसे क्वेश्चन है, गार्डनर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल भी कह देते हैं जिसको हम। तो एक शिक्षिका खुद से ये पूछ रही है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान करूं बच्चों को जिससे छात्रों में पर्यावरण के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकरण की क्षमता आ जाए, यानी बच्चों को पता हो जब वो ये पेड़ देखे, पौधा देखे, प्लांट देखे कि ये किस कैटेगरी का है, ये वाला फल, ये वाली जो फसल है ये किस सीजन में होती है, मतलब एनवायरमेंट को लेकर के। अब वो पौधे हो सकते हैं एनवायरमेंट में, कुछ भी हो सकता है, तो प्रकृति वाली सोच, प्रकृति की बुद्धि चाहिए, यानी नेचुरल इंटेलिजेंस या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस विकसित करने की बात कर रही हैं अध्यापिका। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जो आपके किसानों में बेहतर मिलेगी, है ना, या फिर अगर फार्मर्स में, आपके बर्ड वॉचर्स में, आपका जो भी जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, गार्डनर, जिनको पौधे वगैरह का शौक है, उन लोगों में ज्यादा पाई जाती। तो ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो गई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। फोन मत चलाओ, अगर तुम फोन चलाते हुए मिली तो जब्त हो जाएगा फोन। हमारे यहाँ हिटलरशाही चल रही है आजकल, डेमोक्रेसी हम अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक, हमने थोड़ा सा साइड की हुई है आजकल।
फीडबैक टू द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम पे हम डिस्कशन करते हैं, हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो पा रही है बाकी बहुत सारे स्कूल्स की तरह। देखिएगा एक बार, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया, मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत मजे हैं, अभी पूछो मैडम सो रही थी। देखो एक बार, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है, यानी फीडबैक कितना महत्वपूर्ण है और कब महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए क्लासरूम में, फटाफट से बताइए। कितना रुक रहा है? अच्छा, मतलब अटक रहा है क्या सेशन? यहां से है कोई दिक्कत? वो आपके इंटरनेट में दिक्कत हो सकती है, शाम तक आप अपना इंटरनेट सारा निपटा चुके होंगे, देखना एक बार। तो अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन है इट फोकसेस ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रेदर देन व्हाट दे कैन डू, यानी प्रतिक्रिया या अच्छा फीडबैक जब मिलेगा जब बच्चे, आप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं एज अ टीचर कि क्या नहीं कर सकता बच्चा। अगर आपका ध्यान इसी बात पे कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तो बच्चा नहीं सीखेगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, बच्चे के पक्ष में रहना है आपको कुछ भी करके, बच्चा सेंटर में है पूरे एजुकेशन सिस्टम के, तभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कह रहे हैं हम। सेकेंड ऑप्शन है इट सेंटर्स अराउंड द टेस्ट एंड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बस साल के अंत में परीक्षा पे फोकस करो, तो ये भी गलत तरीका है। बच्चे को एक्टिव रखना है, सिंपल वही फंडा है, सारे पेडागोजिकल क्वेश्चंस उसी से सॉल्व हो जाएंगे कि जहां बच्चा सक्रिय है। इट असाइंस कंपैरेटिव रैंक्स टू द स्टूडेंट्स, रैंक देने से कौन सा फीडबैक मिल जाएगा भाई? इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, तो फीडबैक वो बेस्ट है जो सीखने के दौरान और सीखने के बाद भी होता रहे, कि आप अभी सीख रहे हैं, आपको यही फीडबैक मिल जाएगा, कहां गलती कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, वो अंत में पता लग जाएगा। तो फीडबैक साथ साथ मिल रहा है, जब लर्निंग हो रही है तब भी, और जब लर्निंग खत्म हो गई है, वो चैप्टर खत्म हो गया तब भी, लर्निंग एक्टिविटी के बाद भी और साथ भी, ड्यूरिंग, जिसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमा इज अ टीचर who is implementing Vygotsky's theory in her classroom and she assigns her students to work in groups to complete a challenging task। तो रमा एक टीचर हैं जो वाइगॉस्की की थियोरी को फॉलो करती हैं। वाइगॉस्की की थियोरी क्या कहती है? ग्रुप में सिखाइए, है ना, सोसाइटी के साथ सिखाइए। तो इन्होंने क्या किया है, बच्चों को ग्रुप वर्क असाइन कर दिया है जिसमें बच्चे कोई एक टास्क कर रहे हैं ग्रुप में। फिर आती है बात, ड्यूरिंग द टास्क वन स्टूडेंट स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड अ की कॉन्सेप्ट, एक बच्चे को एक की कॉन्सेप्ट, एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जो समझ नहीं आता है। What would be the most effective way for Rama to help this students? एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, अब इस बच्चे को मदद करने के लिए रमा क्या करे बेस्ट? तो पहला ऑप्शन, रमा एक टीचर है, ठीक। पहला है असाइन अ डिफरेंट टास्क टू दी स्टूडेंट्स, दैट इज आपको अपने आप को रमा की जगह रख के देखना है, क्योंकि आप भी टीचर ही बनने वाले हैं, कई लोग पढ़ा रहे होंगे ऑलरेडी प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक। तो अगर हम देखें, एक टास्क दे देंगे बच्चों को जिसमें दैट इज बेटर सूटेड टू हर एबिलिटीज, छात्र को एक ऐसा काम दे दें जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। लेकिन बच्चा जहां अटक रहा है उसमें भी तो सॉल्यूशन देना है, ये थोड़ी कि मुझे आता है क्लास 6 का तो आप कक्षा 6 के सवाल दे दो, 7वीं में मैं हूं और वहां मुझे समझ नहीं आ रहा तो आप कहो बेटा तुम 6ठी का काम कर लो, तो वो गलत हो जाएगा। जहां दिक्कत है वो सीखना है ना, ये थोड़ी कि जो आता है उसको वही दे दो काम, फिर जहां डाउट है वहां तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर सेकेंड है वर्क थ्रू दी प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड व्हाइल इन्वॉल्विंग विद अदर ग्रुप मेंबर्स, यानी छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। ठीक है भाई, समस्या पर काम कर सकते हैं छात्र के साथ। और ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोवाइड द स्टूडेंट विद द आंसर टू द प्रॉब्लम सो द ग्रुप कैन मूव ऑन, यानी बच्चे को सीधा आंसर बता दो कि ग्रुप आगे बढ़ सके। नहीं, आपको तो हर बच्चे का ध्यान रखना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तभी तो कह रहे हैं हम विभेदी अनुदेशन। फोर्थ ऑप्शन है एनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन, यानी आप बच्चे को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि भैया अपनी समस्या खुद से समझाओ, इधर उधर की बात ना करो। सिंपल बात। ये कौन है जो जॉ लाइन अच्छी है की बातें कर रहा है? ज्योति पढ़ लो, पढ़, पेपर में जॉ लाइन नहीं पूछी जाएगी, वो भी मेरी है। पेपर में इतने भी दिन नहीं है, 5 महीने नहीं दिए सीटेट ने इस बार। हरकतें देखो, क्यूट हरकतें हैं वैसे आप लोगों की। ये तो मैं एक्टिंग करती हूँ, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है आप लोगों की हरकतों पे आसानी से। देखो एक बार, बहुत बढ़िया, बी होगा इनोसेंट कह रहे हैं। नाम तो आप लोग के इतने बढ़िया बढ़िया हैं, बस लवली निकिता, खुद से ही निकिता ने कहा मैं लवली हूं, आज से नाम लिखा जाएगा लवली निकिता, बात खत्म। क्यूट निशा, ठीक है, तुम्हारा भी यूजर नेम यही होना चाहिए, है ना, पापा की परी निशा। देखो एक बार समझते हैं। और वो गगन सर बोलते हैं ना पापा की परी, और पता नहीं कुछ तो बोलते हैं वो इस तरह का, पापा की परी मम्मी के मगरमच्छ समथिंग। चलो खैर आ जाओ इधर। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, असाइन अ डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट दैट इज बेटर सूटेड टू हर एबिलिटीज।
भैया आपको जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्व करनी है। वर्क थ्रू दी प्रॉब्लम विद दी स्टूडेंट, हाँ बच्चे के साथ आप काम करिए और प्रोवाइड करिए गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स। तो बाकी ग्रुप में क्योंकि काम चल रहा है ना, तो बाकी बच्चों को भी इन्वॉल्व करके जहां जरूरत हो वहां बच्चे की हेल्प करनी है। लास्ट ऑप्शन था एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू, ये तो हमने कट कर ही दिया था, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन। खुद से जब वो अटक ही गया है बच्चा, की कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल ही कर रहा है, और अगर ये बी ऑप्शन नहीं होता तो हम डी के साथ चले जाते, हमें कोई तकलीफ थी नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। जब अटक गया तब तो मदद देनी है ना, स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की की यही तो कहती है, जहां बच्चा अटकेगा मदद दीजिए। ठीक है ना, फटाफट से बताइए। कोई कह रहा मम्मी के चमगादड़, बहुत बढ़िया, शाबाश, अपने लिए इतने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स ढूंढ लेते हो, विशेषण, जिसकी हद नहीं है। आ जाओ इधर आ जाओ, इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये जेंडर के नाम पे ज्यादा बटना नहीं है ना। इंसान को जो है क्या करना चाहिए, चुपचाप से इंसान की तरह रहना चाहिए। आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, सबका अपना तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है चेंज एंड स्टेबिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसू निकलेंगे कई लोगों के। इस बार सीटेट ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया बहुत साल पहले, कहीं 2011 में नहीं, 12-13 में कहीं ये क्वेश्चन नहीं, बट इस थियोरी से क्वेश्चन आया था पिछली बार, नहीं तो आता नहीं है आपके सिलेबस में, है भी नहीं। पिछले 2-3 बार से तो मैं डिस्कस भी नहीं करती हूँ इसी चक्कर में। और समझते हैं कहानी क्या है। चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है, बताइएगा। और इस बार तो जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको शायद कहा भी होगा, आप आंसर की उठा के देखेंगे जब, कि क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो आंसर जो है इसमें 2 सही हो सकते थे। कितने लोग क्या जवाब दे रहे हैं बताना जरा, इसमें तो गलतियां कर ही रहे होंगे। डी ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं ये बता दो बस। 29% लोग ये जवाब दे रहे हैं। और ए ऑप्शन 29, बहुत बढ़िया। बाकी 33, अच्छा, खतरनाक ही जवाब दे रहे हो यार, 10%। ठीक है, ओके। देखो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जनरली आपकी पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक है वो तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, दूर दूर तक ना था कभी ना है। ये ऐसा टॉपिक है जो आ गया है, जो पहले था, क्योंकि डेवलपमेंट के आसपास का टॉपिक है, तो इसलिए पूछा जा सकता है। देखिएगा, बात हो रही है चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस, यानी आपकी भावनाओं में परिवर्तन या स्थिरता, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व में, एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, यानी आपकी भावनाएं, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोशल रिलेशंस, ये सब मिलकर के किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस प्रकार के विकास में शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर ये जैसा कि ये पूछते नहीं है, अगर साइको सोशल डेवलपमेंट नहीं देते तो इसका आंसर इमोशनल डेवलपमेंट बिल्कुल सही था। लेकिन सही क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें चीजें ज्यादा दे दी। इमोशनल डेवलपमेंट जस्ट एक पार्ट हो जाएगा साइको सोशल डेवलपमेंट का। साइको सोशल डेवलपमेंट थियोरी है एरिक्सन की। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी हैं जीवन की, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैंने बहुत साल पहले कराया होगा। पहले मैं बैचेस में भी कराती ही थी, जब 19, 20, 21, 22 तक भी शायद मैंने कराया होगा, है ना। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, क्योंकि मन और समाज, व्यक्तित्व की बात हो गई, पर्सनैलिटी की भी बात करते हैं ना जो एरिक्सन है, कि कैसे आपका डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट, आपके इमोशंस, आपका मन, आपका समाज, ये सब मिलकर के कैसे आपको बनाते हैं, ये बात साइको सोशल डेवलपमेंट में की जाती है एरिक्सन के द्वारा। अगर यहाँ पे सिर्फ इमोशंस की बात होती, अगर ये यहीं तक सीमित होता ना, तो हम इमोशनल डेवलपमेंट के साथ जा सकते थे, और ज्यादा संभावना मुझे भी लग रही थी कि इमोशनल डेवलपमेंट को ही मान लेंगे। बट क्योंकि जनरली ये सिलेबस में देते ही नहीं है आपके साइको सोशल, सालों साल से नहीं आया, 2013 में लास्ट टाइम कभी आया होगा, है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग की क्षमताओं से रिलेटेड है। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो संज्ञानात्मक विकास में आते हैं, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं, या मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास भी कह सकते हैं। तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। जब भी कॉग्निटिव पूछेगा तो थिंकिंग पे जरूर जोर डालेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज सच यहाँ पे आपके टॉपिक मतलब दूर दूर तक सिलेबस में नहीं है, ये तो फिर भी बन जाता है सिलेबस में, क्योंकि डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। तो मनोसामाजिक विकास यहाँ पे सही उत्तर होगा। और इमोशनल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इमोशंस, जनरली इमोशंस का चेंज होना, फीलिंग्स का चेंज होना, है ना। सिर्फ इमोशंस पे फोकस्ड होता अगर ये क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ यहीं तक अगर होता, चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशंस एंड सोशल रिलेशनशिप्स, फिर भी मान लेते। लेकिन पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, यानी आपके इमोशंस में चेंजेस आपके एनवायरमेंट की वजह से, आपके सोशल रिलेशनशिप्स में, आपकी पर्सनैलिटी में, सेल्फ जिसको हम कह रहे हैं, इन सब में जब परिवर्तन होते हैं तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट के तहत आता है। क्या ओवरऑल आपकी 8 स्टेजेस दी हैं एरिक्सन ने,
उन्होंने कहा है हर एक स्टेज पे कुछ चैलेंजेस हैं, आपके इमोशंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोशल रिलेशनशिप्स, आसपास सब मिलकर के आप में परिवर्तन लाते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये थियरी है अपने आप में, तो ये इन्होंने थियरी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मन और समाज मिलकर के कैसे हमारी पर्सनालिटी या हमारा विकास कैसे होता है, ये बात एरिक एरिक्सन करते हैं, जिनकी थियरी से ये क्वेश्चन है। 8 स्टेजेस उन्होंने दी हैं एरिक्सन ने। तो ये क्वेश्चन हम कहेंगे कि हाँ, ये थोड़ा सा इन्होंने हटके पूछ लिया, क्योंकि इन्होंने पर्सनैलिटी की बात कर दी, क्योंकि इन्होंने समाज की बात कर दी, तो हमें मनोसामाजिक के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ भावनात्मक के साथ जा सकते थे अगर इमोशंस, फीलिंग्स, इमोशंस को मैनेज करने की बात कही होती तो। ठीक, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, इस बार मैं ये थियरी करा के चलूंगी, यूट्यूब पे तो बहुत पहले से कराई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आजकल देते हैं ये लोग। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, यानी रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। रचनावादी मतलब जहां ज्ञान की रचना होती है, बच्चा एक्टिव है। पियाजे वाइगोस्की याद कर लीजिए, अभी बताया था सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वाइगोस्की और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है उग्र रचनावादी पियाजे। आपके फटाफट से बताइएगा क्या जवाब सही होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू व्हाट, रोड लर्निंग? नहीं भाई, ये तो सिंपल बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे, ये बात हम कर चुके हैं आज सेशन में पूरे टाइम, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म मिला करके कम से कम 5-6 क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविज्म से आ जाएंगे, जिसमें पियाजे वाइगोस्की कंस्ट्रक्टिविज्म सब शामिल है। बच्चे को एक्टिव रखना, एक्टिव कहां है? रटने में एक्टिव होगा? नहीं, रटंत विद्या चलंत नहीं। ठीक, रिसेप्टिव रखने में, ग्रहणशील रखो सिर्फ, तो बच्चे को एक्टिव भी तो रखना है, सिर्फ ग्रहण करने की स्थिति में थोड़ी रहेगा वो। डिस्कवरी, यस, डिस्कवरी लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, रचनावादी शिक्षण वहां होगा जहां बच्चा खोज आधारित अधिगम कर रहा होगा। 4 ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। बच्चा जहां एक्टिव है, बच्चा जहां सक्रिय है, जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीख रहा है, तो डिस्कवरी में वो करेगा। डिस्कवरी लर्निंग की बात की है आपके जेरोम ब्रूनर ने, वो कहते हैं कि हम खोज करके एक्टिविटी करके सीखें, सिंपल बात। मीनिंगलेस नहीं, मीनिंगलेस होगी तो क्यों सीखेगा भाई, 3rd ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, जिसकी बात जॉन डूई करते हैं। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज, प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी प्रगतिशील एवं अगर हम बात करें आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात इन्होंने शिकागो में स्कूल्स खोले थे 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जॉन डूई और उनकी वाइफ ने मिलकर के, जहां पे सेंटर में बच्चा था, एक्टिविटी करना, सोशल लर्निंग, ग्रुप में सीखना, सोसाइटी, एजुकेशन फॉर लाइफ करके एक स्टेटमेंट दिया है जॉन डूई ने कि जीवन के लिए शिक्षा, जिसका मतलब क्या है, एक तो ये बात करते हैं प्रेजेंट के लिए सिखाना, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो, और वर्तमान के लिए सिखाना, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो पाए, है ना, उसके लिए सिखाना। देखिएगा तो प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को किस तरह देखता है, तो बच्चों को एक्टिव देखेगा, नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स, बिल्कुल अर्थ निर्माण करने वाले, ज्ञानवर्धक हैं बच्चे, ठीक है। वल्नरेबल इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, कमजोर हैं, प्रोटेक्शन की जरूरत है, नहीं, हम बच्चे को एक्टिव रखते हैं, बिल्कुल सुपर मारियो है, उछलता हुआ जाता है बच्चा, सारे काम कर लेता है, सारी स्टेजेस पार कर लेता है, बच्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चा भगवान है, बिल्कुल। इनोसेंट एंड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, कंप्लायंट एंड कैपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज, यानी बस उसको तो बेचारे को ज्ञान भर दो उसके दिमाग में, बच्चों को एक्टिव रखना है, सिंपल बात। नॉलेजेबल है और मीनिंग मेकर है, अर्थ निर्माण करता है बच्चा, सीखता है अपनी एज के अकॉर्डिंग। डिपेंडेबल ये मत कह देना हाँ वो हम पे तो डिपेंडेबल है, फीस तो माँ बाप ही देते हैं, वो वाला डिपेंडेबल नहीं, आपको ज्ञान की दृष्टि से देखना है, तो ज्ञान का सृजन करने में, यानी नॉलेज क्रिएट करने में, कंस्ट्रक्ट करने में बच्चा एक्टिव रोल प्ले करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, जीन पियाजे के बारे में कुछ तो बात हो रही है। जीन पियाजे से आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन, मुझे लग रहा है इस बार तो 7-8 क्वेश्चन जो है पियाजे और कंस्ट्रक्टिविज्म से आ गए हैं, जनरली 5-6 तक नंबर रहता है इसका। जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट्स, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है? तो पहला ऑप्शन है करिकुलम शुड बी डिजाइन्ड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। ये पता नहीं हम कब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आज की डेट में जो करिकुलम है वो डिसाइड होना चाहिए। पियाजे क्यों एज की बात कर रहे हैं, स्टेज की बात कर रहे हैं, कि जिस स्टेज का बच्चा है अगर 7 से 11 वर्ष में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, तो उस तरह का करिकुलम उसके लिए डिजाइन कराइए, उस तरह का सिलेबस होना चाहिए जो उसके दिमाग के अनुरूप हो कि किस स्टेज में वो है डेवलपमेंट की। इसीलिए हम डेवलपमेंट पढ़ते और पढ़ाते हैं कि हमें पता हो किस बच्चे के लिए क्या चीज किस उम्र में। हम क्यों कह रहे हैं कि भाई 6 साल का बच्चा पहली क्लास में हो, अब हमें पता होगा कि वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, तो उसको इस तरह की चीजें, इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह का सिलेबस डिजाइन करके दें। यही बात पियाजे कह रहे हैं। बात तो सही है, फिर भी चारों ऑप्शन हमें पढ़ने हैं, पहला ऑप्शन देख के ही सीधा जवाब नहीं दे देना है। सेकेंड ऑप्शन है फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पे होना चाहिए कि नंबर कितने आए, जबकि आपको रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, एक्टिविटी पे फोकस करना है। तो ये तो हो गया गलत, बच्चे
कि एक्टिविटी पे फोकस करेंगे प्याजे, ना कि नंबर पे। थर्ड है बिहेवियर शुड बी कंडीशनड। कंडीशनिंग से तो दूर भाग रहे हैं, ये एकदम नेगेटिव मिलेगा। जहां भी ऑप्शन में आपको कंडीशनिंग दिख जाए, कंडीशनिंग मतलब क्या है, अनुकूलन है, यानी आदत डलवा दी आपने, 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब आदत बेस्ड है कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग से हम अभी बचते हैं आपके करिकुलम में। कॉन्सेप्ट्स, इसमें कुछ थियरीज भी हैं, लर्निंग थियरीज, जो आपको नहीं करनी होती, सिलेबस में नहीं है। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट इन अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाना है, सरल से जटिल की ओर लेके जाना होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाया जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं, आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, मुश्किल से आसान की तरफ नहीं, है ना, क्योंकि बच्चों को पहले आसान होता होगा, तभी तो आप देखेंगे जो आपका सिलेबस है 6th क्लास में इजी होगा 7th क्लास के मुकाबले, फिर 10th का सिलेबस और लेवल अप होते जाते हैं। इसको हम स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं, जेरोम ब्रूनर की भाषा में, कि एक से दूसरी चीज कनेक्टेड होती है और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल जाना है, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो आप जानते हो उससे जो नहीं जानते हो वही तो सीखते हो हर क्लास में, या हर बार जीवन में भी। अगर मुझे कुछ पता है उसके आगे तो सीखा जाएगा। तो करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। 4 स्टेजेस हैं प्याजे की, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। आयु समूह के हिसाब से आपको पता है, अच्छा 11 साल का बच्चा होगा तो उसको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का, या 10 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा, तो वो थिंकिंग कर पाएगा, लॉजिक आ चुका होगा उसके अंदर। तो ये वाले टॉपिक्स इस क्लास में होने चाहिए।